हेलो विद्यार्थियों। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें जो है आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस जो है संपर्क में रखे हैं तथा इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस फिर अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है F1 बराबर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। ये आपका दिया गया है उत्तल लेंस, इतना हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा दिया गया है 50 सेंटीमीटर, इससे आप मान लीजिए F2 बराबर 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक लेते हैं, तो इसका मान हो जाएगा माइनस। ये आपका है यहाँ पर अवतल लेंस। इसके बाद बताया गया था कि दोनों जो है संपर्क में रखे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। इसमें आपको मान रखना है, तो 1/F1 का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 10। इसके बाद यहाँ पर दिया गया प्लस, लेकिन F2 का मान जो है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर आ जाएगा -50, इतना हो गया। इसका जब आप लाशा लेंगे तो इसका लाशा आ जाएगा यहाँ पर 50, ये जो है यहाँ पर इसका लाशा आएगा। अब ध्यान दीजिए, जब 10 से भाग करेंगे तो 10 × 5 = 50, 5 बार जा रहा है, तो यहाँ पर आप 5 से गुणा करके लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 50 दिया गया तो ऊपर आ जाएगा 1, यानी कि 5 से आप 1 घटाएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4 और बट्टे में आ जाएगा 50, इतना आया। या फिर आप इससे अगर और कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो ये मान आया है 1/F का। यहाँ पर आप चाहे तो F भी लिख सकते हैं, यानी कि F बराबर ज्ञात करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी फोकस दूरी, लेकिन आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बताएंगे इसमें, चूंकि फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, इतना होता है। अब आपको इसमें मान रखना है, तो ध्यान दीजिए 1/F, इसका मान अभी आपने ज्ञात किया है 2/25, यहाँ पर आप रख दीजिए 2/25। इसके बाद ध्यान दीजिए बराबर 1/V आपको ज्ञात करना है माइनस 1/U का मान आपको दिया गया, ध्यान दीजिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये मान आपको U का दिया गया है, U बराबर 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, तो इसका मान माइनस में लिया जाएगा, तो यहाँ पर आप रखेंगे -25, तो ये हो जाएगा +25, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको ज्ञात करना है यहाँ से 1/V, तो ये इधर आएगा, यानी कि 2/25 माइनस इधर आएगा तो माइनस में आएगा 1/25। दोनों का लाशा ध्यान दीजिए आ जाएगा 25, क्योंकि हर बराबर है और हर बराबर होता है तो ऊपर की संख्याएं घट जाएंगे। यहाँ पर तो ध्यान दीजिए 2 से 1 घटाएंगे, ये आ जाएगा 1। तो 1/V का मान है 1/25, यानी कि V बराबर यहाँ से अगर आप ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वस्तु किसी पर्दे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक वस्तु है जो कि पर्दे पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए पर्दे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक उत्तल लेंस को इनके बीच जो है 2 भिन्न स्थानों पर रखने से पर्दे पर 2 बार जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। यदि प्रतिबिंबों की लंबाइयां यहाँ पर दी गई हैं 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हों, तो वस्तु की लंबाई तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्तु जो है किसी पर्दे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि वस्तु से पर्दे की दूरी आपको ये दी गई है। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर, चूंकि V + U बराबर आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर। यही पॉइंट आपको समझना है, क्योंकि ये जो दूरी दी गई है वस्तु से पर्दे की दूरी दी गई है और वस्तु से पर्दे की दूरी होती है V + U, इतना हो जाएगा यहाँ पर।
अब इससे आप चाहे तो मान लीजिए समीकरण नंबर 1 इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए प्रतिबिंबों की लंबाइयाँ दी गई हैं। यहाँ पर I1 मान लीजिए पहला प्रतिबिंब, ये आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा दूसरा प्रतिबिंब मान लीजिए I2, ये आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इतना हो गया। यहाँ पर आपको वस्तु की लंबाई इससे आप मान लीजिए ओ से इसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ये वस्तु की लंबाई हो जाएगी। इसके अलावा आपको फोकस दूरी यानी कि एफ का मान जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है ओ बराबर √I1 गुणे I2, ये फार्मूला होता है। इसमें आप मान रखेंगे तो √I1 इसका मान हो जाएगा 9 गुणे I2 का मान हो जाएगा 4, दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 36। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर जो है वस्तु की लंबाई आ गई। अब आपको ज्ञात करना है फोकस दूरी। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि आवर्धन जो होता है इसे हम लोग लिखते हैं m से, फॉर्मूला होता है V/U, या फिर आप लिख सकते हैं I/O, ये जो है फॉर्मूला होता है। तो अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग मान रखें तो ये हो जाएगा V/U बराबर, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये I1 और I2 दो मान आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको एक मान ले लेना है। तो I की जगह पे आप मान लीजिए यहाँ पर 9 ले लीजिए, इतना हो गया। बटे O का मान आपने ज्ञात किया है यानी कि 6, इतना हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, इतना हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मान आया है V/U बराबर 3/2, इतना आया है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से V का मान ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर V बराबर 3/2, U जो बट्टे में था वो इधर आ जाएगा इस प्रकार से। इसको आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2। इसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में आपको क्या दिया गया था, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है V+U बराबर 60। तो यहाँ पर दिया गया है V+U बराबर 60, इतना आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो V है इसकी जगह पर आपको ये वाला मान रखना है, यानी कि इस V की जगह पे आप ये वाला मान रखिए। तो जब आप यहाँ पर इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 3/2U, इतना हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इसका लाशा ले सकते हैं, लाशा आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3U प्लस इसका गुणा हो जाएगा 2U बराबर में हो जाएगा 60, ये जुड़ जाएगा यहाँ पर तो 3 2 मिलके हो जाएगा 5U, इतना हो जाएगा। बराबर इसका आप गुणा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 120, U बराबर 120/5, यानी कि U बराबर 5 से आप भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, इसके अलावा 5 चौको 20, U का मान आ जाएगा इतना, यानी कि U बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर समीकरण 2 का यूज करिए। समीकरण 2 से अब आप यहाँ पर जो है इसमें समीकरण नंबर 2 का यूज करेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जब आप समीकरण 2 यूज करेंगे तो ये दिया गया है V बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3/2U, U का मान आपने ज्ञात किया है तो यहाँ पर आ जाएगा 24, इतना। अब आप यहाँ पर इसे कैंसिल करिए तो 2 1 कम 2, इससे कैंसिल करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये आ जाएगा V बराबर, यहाँ पर 12 का गुणा कर दीजिए इसमें तो 12 तय हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये आपको V का मान मिल गया। तो अब आपको जो है यहाँ पर U और V इनके मान जो है मिल गए, ये U का मान हो गया, ये V का मान हो गया। तो अब आप फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसका जो है आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/v का मान आपने ज्ञात किया है, ये हो जाएगा 36, इसके अलावा U का मान है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/24। तो यहाँ पर ये जो 1/24 लिखा गया है इसमें ध्यान दीजिए ये अपने U का मान रखा है और U का मान हमेशा जो है ऋणात्मक लेते हैं, तो यहाँ पर आपको माइनस यूज करना है।
तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/36 माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 1/24, इतना आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/f बराबर, इसका आप लाशा ले लीजिए, लाशा लेंगे तो लाशा आ जाएगा 72, 36 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 24 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/72। ये मान है 1/f का, जब f ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 72/5, इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 5 से इसे जब भाग करेंगे आप तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पर बचेगा 2, ये हो जाएगा 22, यानी कि 5 चौको 20, यहाँ पर फिर बचेगा 2, यानी कि दशमलव लगाएंगे 5 चौको 20, तो ये आएगा 14.4 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण जो है वो 60 डिग्री है। जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए अपवर्तन कोण दिया गया है, इससे आप लिख सकते हैं ए से, ये आपको दिया गया है 60 डिग्री। इसके अलावा जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है, ये आपको आपतन कोण दिया गया है 45 डिग्री। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम, इसका मान जो है ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए फार्मूला ये होता है आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, इतना होता है। अगर इस 2 का इधर हम लोग गुणा करें तो ये हो जाएगा 2i। इसके बाद ध्यान दीजिए ए आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा एम, यानी कि डेल्टा एम बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे आई का आप मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद माइनस ए का आप मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आएगा फिर डेल्टा एम बराबर 45 दूना 90 माइनस 60, यानी कि बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण जो है वो 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है 1.5 है। तो यहाँ पर आपको न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम दिया गया है 10 डिग्री, 10 डिग्री। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर 1.5, और यहाँ पर जो है आपको प्रिज्म कोण ज्ञात करना है यानी कि a का मान ज्ञात करना है। और बात हुई है पतले प्रिज्म की, तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं पतले प्रिज्म हेतु इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है, इसी में अब आपको मान रखना है। डेल्टा एम का मान हो जाएगा 10, इसके अलावा n का मान 1.5 माइनस 1, और ये हो जाएगा a। तो ये हो जाएगा 10 बराबर, इसको आप घटाएंगे तो 0.5 a। यहाँ से आप a का मान ज्ञात करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा 10 बटे 0.5। दशमलव आप काट दीजिए, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 100 बटे 5। दशमलव काटेंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी कि a बराबर 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 20 डिग्री। ये यहाँ पर जो है प्रिज्म कोण आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया इसमें कि कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री। जैसे भी आपको बताया गया था सेम उसी प्रकार से है, यहाँ पर भी आपको अपवर्तनांक दिया गया है, प्रिज्म कोण ज्ञात करना है। केवल अब की बार जो विचलन कोण है इसका मान दे दिया गया है आपको 4 डिग्री। अपवर्तनांक आपको दिया गया है n बराबर 1.5। पतले प्रिज्म के लिए आपको बताया गया है कि डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए। सेम क्वेश्चन है, इसका मान आप रख दीजिए। n का मान हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू ए, यानी कि यहाँ पर जब इसे आप घटाएंगे तो 0.5 a आ जाएगा। a बराबर ज्ञात करेंगे तो ये बटे में आएगा यानी कि 4। इसके अलावा 0.5 दशमलव काटेंगे ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा,
इसके बाद a बराबर 5 से भाग करेंगे तो 5 × 8 = 40 यानी कि 8 डिग्री। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव में या फिर एक अंक में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को जो है स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितने फोकस दूरी के तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर लिखा है अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए, यानी कि वस्तु की दूरी जो है वो हो जाएगी इनफाइनाइट। इसका मान आप माइनस में लेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो इसका पीछे ही बन जाता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी इसका भी मान माइनस में लिया जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब फार्मूला आप लगाएंगे तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/v का मान यहाँ पर हो जाएगा ध्यान दीजिए 30, ये मान आपको माइनस में रखना है। इसके बाद माइनस 1/u का मान माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 1/30। 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 1/f है, यानी कि f बराबर कितना आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, इतना आया। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी जो है वो अवतल लेंस के ऋणात्मक होती है, यानी कि आप बता सकते हैं इसमें कि अतः 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब अवतल लेंस लिख दिया गया तो यहाँ पर फिर आपको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखिएगा। अवतल से पता चल जाएगा कि ये जो है इसका मान ऋणात्मक लिया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि समान आयाम ए की दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम जो है वो ए ही प्राप्त हो, तब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे, यानी कि दो तरंगों के आयाम दिए गए हैं A1 बराबर A2 बराबर A, इतना आपको दिया गया है। इसके अलावा लिखा है परिणामी तरंग का आयाम जो है A है, परिणामी तरंग का आयाम यानी कि A, इसका मान भी जो है यहाँ पर A है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इन तीनों के मान जो है यहाँ पर A है। अब फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए, A बराबर फार्मूला होता है √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2, इसके अलावा cos फाई, ये फार्मूला होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें मान रखेंगे तो इसका मान है A बराबर √ ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका भी मान कितना दिया गया है, यहाँ पर ये है A² हो जाएगा, A² हो जाएगा, 2 यहाँ पर A और यहाँ पर A रखेंगे तो ये भी आपका A² हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा cos फाई, यानी कि A बराबर √ ध्यान दीजिए जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2A² प्लस 2A² cos फाई, इतना हो गया। यानी कि A बराबर √ यहाँ पर इन दोनों में 2A² कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस यहाँ से ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा cos फाई, इतना। अब इसका आप वर्ग कर दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा A² बराबर इधर √ हट जाएगा, ये हो जाएगा 2A² 1 प्लस cos फाई, ये इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसे 1 प्लस cos फाई ऐसा लिखिए। जब आप इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये वाली संख्या इधर इसके बट्टे में आएगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा A² और बट्टे में आ जाएगा 2A², इतना हो गया। तो अब यहाँ पर जो है इसमें A² से A² कट जाएगा
तो कॉस फाई बराबर यहाँ पर 1/2, 1 आपका इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि कॉस फाई बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 से 1/2 आप घटाएंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, यानी कि लासा लेके चालू करेंगे तो यहाँ पर इसका मान इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस फाई बराबर -1/2 मान होता है कॉस 120 का, ये मान होता है 120 डिग्री का, यानी कि फाई बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। ये यहाँ पर जो है कलांतर हो जाएगा। यही मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना था, यानी कि कलांतर क्या होगा ये पूछा गया था। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो है 6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबोत पड़ता है। तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा बराबर दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम। इससे अगर आप मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6000 × 10⁻10 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 6 × 10⁻7 मीटर। दशमलव ध्यान दीजिए भी लास्ट में 3 अंक इधर ले आइए तो यहाँ पर घात जो है 3 कम हो जाएगी, तो इतना हो गया। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको स्लिट की चौड़ाई दी गई है, यानी कि ई बराबर दिया गया है 6 × 10⁻, यहाँ पर आपको दिया गया है -4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो मान दिया गया है ये सेंटीमीटर में है, अगर इससे आप मीटर में बदलेंगे तो 6 × 10⁻⁻4 मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा हो जाएगा और ये बदल जाएगा मीटर में, यानी कि ई बराबर आप बता सकते हैं 6 × 10⁻6 मीटर, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आपको मान ज्ञात करना है तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति बराबर होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए ±3 λ/e। यहाँ पर तृतीय की बात हुई है इसलिए 3 हो जाएगा, इसके अलावा λ/e। अब आपको इसी में जो है यहाँ पर मान रख देना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ± ध्यान दीजिए 3 लैम्डा का आप मान रखेंगे 6 × 10⁻7 बटे यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 6 × 10⁻, यहाँ पर हो जाएगा -6, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इसमें ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर ये आएगा ±3 × 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा और 7 से 6 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यानी कि ±3 × 10 की पावर -1। चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं या फिर ध्यान दीजिए इसे आप ऐसा लिख दीजिए ±0.3, इस प्रकार से इतना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मान जो होगा आपका रेडियन में लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। 10⁻1 थी तो 0.1 अंक आगे लिए हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ जो है 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तब स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए विवर्तन कोण दिया गया है, यानी कि थीटा बराबर आपको दिया गया है 60 डिग्री। इसके अलावा स्लिट की चौड़ाई यानी कि ई का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा बराबर n लैम्डा, इतना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए n क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है द्वितीय निम्निष्ठ की। द्वितीय निम्निष्ठ का मतलब n का मान आपको दिया गया है 2, क्यों ये आप बता सकते हैं यहाँ पर द्वितीय निम्निष्ठ हेतु, द्वितीय निम्निष्ठ हेतु, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए आपको n का मान जो है वो दिया गया है, यहाँ पर इतना हो जाएगा। तृतीय बोलता तो n का मान 3 हो जाएगा, चतुर्थ बोला जाएगा तो n का मान 4 हो जाएगा, जो भी संख्या बोली जाएगी वही यहाँ पर n का मान हो जाएगा। ई का मान आपको ज्ञात करना है तो n लैम्डा बट्टे में हो जाएगा साइन थीटा, n का मान 2
इसके अलावा लेमडा आपको पहले से ही तरंग दैर्ध्य दी गई है, बटे में हो जाएगा साइन थीटा का मतलब 60 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा ई बराबर 2 लेमडा बटे साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये हो जाएगा ई बराबर, ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 4 लेमडा बटे में आ जाएगा √3। तो ये यहाँ पर जो है स्लिट की चौड़ाई हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। इसके बाद आगे लिखा है इसके आधार पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। सोडियम का कार्यफलन आपको दिया गया है और क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश जो है उसके पृष्ठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा। इसके लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आइंस्टीन का समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण इसका निगमन भी आ सकता था यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया है लिखने के लिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ½ mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू 0। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है v मैक्सिमम भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा समीकरण। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है, इसमें जो है लेमडा का मान दिया गया है आपको 7000 एंगस्ट्रॉम, इतना हो जाएगा। इसके अलावा कार्यफलन दिया गया है W बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना। आपको यहाँ पर जो है ऊर्जा ज्ञात करनी थी, तो इसके लिए ध्यान दीजिए फार्मूला होता है E बराबर hc/लेमडा, इसमें आपको मान रखना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर h का मान हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻34। ये आपको दिया नहीं जाएगा एग्जाम में, इससे आपको याद रखना है। ये आपका प्लांक नियतांक होता है, इसका मान इतना होता है। इसके अलावा c प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10⁸, इसका ये मान हो जाएगा। बटे में यहाँ पर आप लेमडा का मान रखेंगे, ये मान आपको दिया गया है 7000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 7000। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको मान एंगस्ट्रॉम में नहीं रखना है, मान आपको मीटर में रखना है। तो गुणे 10⁻−10 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी कि इससे आप मीटर में चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो मान आएगा ये आपका आएगा यहाँ से जूल में, और यहाँ पर जो कार्यफलन दिया गया था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया था, तो इससे भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। इसके लिए ध्यान दीजिए E बराबर यहाँ पर दिया गया आपको, ये आप चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर अभी ध्यान दीजिए लिख दीजिए आप 6.6 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 10⁻, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है -34। इसके बाद ध्यान दीजिए गुणे, जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पर प्लस में आएगा, तो 10 और 8 मिलके हो जाएगा 10⁸, इतना हो गया। बट्टे में आपको दिया गया है 7000, फिर गुणे। अब ध्यान दीजिए बट्टे में आपको यहाँ पर लिखना है 1.6 गुणे 10⁻−19, यानी कि ये जो संख्या है इसे इससे भाग करेंगे तो ये बदल जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आप लोग याद रखिएगा। अब ये बदल जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10⁻−19 से यहाँ पर इसे भाग किया जाएगा। इसमें आप ये दशमलव जो है कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कैंसिल करना चाहें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 2×6, इससे आप कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2×8 = 16। इस प्रकार से इतना आएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 का गुणा करिए तो 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद 3 त्रिका 9, इतना आ जाएगा। इसके अलावा गुणे 10⁻, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है -34। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये बट्टे में दिया गया -19, इसे भी आप ऊपर ले जाइए, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 19 और 18 मिलके हो जाएगा 10⁻37।
और 37 से ये वाले जब 34 घटेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 की घात 3 बट्टे यहाँ पर दिया गया है 7000 और गुणे 8। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 7 तो 8 56 गुणे, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 जीरो लगे हैं, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 10 की घात 3, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इससे आपको यहाँ पर भाग करना है। जब इससे आप भाग करेंगे तो लगभग 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो मान आया है ये यहाँ पर ऊर्जा का आ गया, यानी कि ई का मान जो है आ गया है 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मान है ध्यान दीजिए ये जो है कार्यफलन से कम आया है। कार्यफलन आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और ये मान 1.76 आया है, तो ये कम है। इसका मतलब यहाँ पर जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अतः ऊर्जा का मान कार्यफलन से कम है। ऊर्जा का मान जो है कार्यफलन से कम है, अतः इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ऊर्जा है इसका मान जो है यहाँ पर कार्यफलन से कम है, इसलिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो है नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है दो धातुओं ए व बी के कार्यफलन क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। धातुओं की देहली तरंगदैर्ध्यों में क्या अनुपात है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए और बी के कार्यफलन दिए गए हैं, इससे आप लिख सकते हैं डब्ल्यू ए से इसका मान दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी से इसका मान हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ए का कार्यफलन हो जाएगा और ये बी का कार्यफलन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर यहाँ पर होता है एच सी अपान लेमडा 0, यानी कि जो कार्यफलन है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आप यहाँ पर बता सकते हैं डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेमडा बी बटे लेमडा ए, इतना हो जाएगा। तो अगर आप मान रखेंगे तो इसका मान आपको दिया गया है 2 और इसका मान आपको दिया गया है 4, बराबर हो जाएगा लेमडा बी बटे लेमडा ए। अगर आप यहाँ पर इसे कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ये मान लेमडा बी अपान लेमडा ए का है। अगर आप यहाँ से लेमडा ए बटे लेमडा बी ज्ञात करते हैं तो ये पलट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2/1, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग अनुपात की बात करें तो आप लिख सकते हैं लेमडा ए अनुपात लेमडा बी बराबर आ जाएगा 2:1। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समान आवृत्ति की 2 तरंगे जिनकी तीव्रताएं ध्यान दीजिए आपको दी गई हैं अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता इतनी हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कालांतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 तरंगों की तीव्रताएं दी गई हैं। पहली तीव्रता आप मान लीजिए I1 बराबर आपको दिया गया है I0, और इसके अलावा I2 बराबर आपको दिया गया है 9I0, इतना हो जाएगा। इससे आप I1 मान लीजिए, इससे आप I2 मान लीजिए। इसके अलावा परिणामी तीव्रता दी गई है, इससे आप I मान लीजिए, इसका मान दिया गया है यहाँ पर 7I0, इतना हो गया। और यहाँ पर आपको कालांतर यानी कि फाई का मान जो है वो ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, ये फार्मूला होता है। इसी में आपको मान रखना है। तो यहाँ पर जब इसमें आप मान रखेंगे तो I का मान हो जाएगा 7I0,
I1 का मान I0, I2 का मान 9 I0 प्लस 2 अंडर रूट, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए I1 I2, I1 का मान रखेंगे गुणे I2 का मान रखेंगे 9 I2 cos फाइव। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा 7 I0 बराबर, ध्यान दीजिए ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10 I0, इसके अलावा 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 I0 और I0 दिया गया, इसका वर्गमूल आ जाएगा I0 cos 5। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया है 7 I0, ये इधर आएगा तो -10 I0 बराबर हो जाएगा 6 I0 और यहाँ पर हो जाएगा cos 5। इससे आप इसको घटा दीजिए तो 10 से 7 घट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा -3 I0 बराबर 6 I0 और ये हो जाएगा आपका cos 5। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से अगर आप cos 5 ज्ञात करते हैं बराबर, तो ये जो संख्या है ये इधर बट्टे में आएगी, यानी कि ये हो जाएगा 3 I0 बट्टे में आ जाएगा 6 I0 इतना हुआ। अब इसमें जो है आपका यहाँ पर I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 5 बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि cos 5 बराबर cos -1/2 मान होता है cos 120 डिग्री का, यानी कि 5 बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो है इसका कलांतर होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया इसमें कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:16 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको I1 अनुपात I2 यानी कि 1:16 दिया गया है। इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं I1/I2 बराबर 1/16। अब ध्यान दीजिए I प्रोपोर्शनल टू होता है A²। इसके अनुसार अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो I1/I2 बराबर होता है A1² इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर A1²/A2² बराबर I1/I2, इसका मान है 1/16 इतना। तो यहाँ पर ये मान आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आप इसमें A1/A2 ज्ञात करते हैं, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 1/16। इधर से स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है A1/A2 बराबर 1/16 का वर्गमूल आ जाएगा यहाँ पर 4, ये इतना आएगा। अब आप इसमें मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ये A1/A2 आया है, तो अब आप इसमें मान लीजिए यहाँ पर कि माना A1 बराबर और A2 बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर बट्टे में दिया गया है A1 बराबर आप 1 दिया गया है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए A1 बराबर 1A। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए A2 कितना दिया गया, यहाँ पर बट्टे में 4 दिया गया है, तो A2 का मान लीजिए 4A, इतना आपको मान लेना है। अब आपको अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बट्टे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसमें अब आपको मान रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ध्यान दीजिए A1 का मान 1A प्लस A2 का मान हो जाएगा 4A का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका मान रखेंगे 1A माइनस A2 का मान आप रखेंगे 4A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5A का स्क्वायर बट्टे यहाँ पर 4 से 1 घट जाएगा, तो ये आएगा यहाँ पर आपका -3A का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 25A²। इसका वर्क करेंगे तो 3 त्रिक का 9
ए स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसमें आपका ये कट जाएगा, यानी कि आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर यहाँ पर आ जाएगा 25/9। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा। या फिर इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम बराबर हो जाएगा 25/9। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा। तो ये जो है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक आयनित हीलियम परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक आयनित हीलियम परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या बात हुई है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1। इससे आप मान लीजिए Z1 से। इसके अलावा बात हुई है हीलियम की, तो हीलियम परमाणु के लिए इसके लिए जो परमाणु क्रमांक होगा उसे मान लीजिए Z2 से। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप लोग याद रखिएगा कि R प्रोपोर्शनल टू होता है 1/Z, यानी कि त्रिज्या जो है वो परमाणु क्रमांक के व्युत क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा Z2 बटे Z1, इतना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको R2 का मान लीजिए यहाँ से ज्ञात करना है, तो R2 इधर जाएगा और ये संख्या पलट के आपकी इधर आएगी। तो ये दिया गया है R1 गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए Z1, ये इधर आ जाएगा गुणे में, और बट्टे में आ जाएगा Z2, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको याद रखना है कि R1 बराबर होता है 0.53 एंगस्ट्राम। ये भी मान हो सकता है आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए, तो पहली कक्षा की त्रिज्या आप लोग याद रखिएगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए 0.53 एंगस्ट्राम होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए R2 बराबर, यहाँ पर R1 का आप मान रख दीजिए 0.53, इसके अलावा गुणे Z1 का मान 1 हो जाएगा और Z2 का मान 2 हो जाएगा। 2 से आप इसे भाग करिए तो 0 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 दूनी 4, एक बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, इसके बाद फिर 2 पंचे 10। तो यहाँ पर ये मान जो आएगा ये आपका एंगस्ट्राम में आएगा, यानी कि ये जो है यहाँ पर हीलियम परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के लिए आपने Z1 माना था, हीलियम के लिए आपने Z2 माना था, उसीलिए हाइड्रोजन की जो पहली कक्षा की त्रिज्या होगी ये R1 है और हीलियम की पहली कक्षा की त्रिज्या यहाँ पर R2 मानी गई है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः हीलियम की पहली कक्षा की त्रिज्या, पहली कक्षा की त्रिज्या बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0.265 एंगस्ट्राम। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व जो है सभी नाभिकों के लिए समान होता है। यहाँ पर ये आपको सिद्ध करना है कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व जो होता है वो सभी नाभिकों के लिए समान होता है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R तथा द्रव्यमान संख्या कैपिटल A है, इतना आप यहाँ पर मान लीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर ज्ञात करिए नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन बराबर ध्यान दीजिए
ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आर बराबर होता है R0 ए की पावर 1/3, इतना होता है। तो आर की जगह पर आपको ये वाला मान रखना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आयतन बराबर 4/3 पाई, आर की जगह पे ये वाला मान रखेंगे R0 ए की पावर 1/3 का होल क्यूब, इतना आ गया। यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 4/3, इसके अलावा पाई यहाँ पर हो जाएगा R0 क्यूब, इतना। ए की पावर 1/3 दिया गया तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए, तो ये आ गया यहाँ पर नाभिक का आयतन। अब हम लोग ज्ञात करेंगे घनत्व। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नाभिक का घनत्व बराबर नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। तो घनत्व को लिखते हैं रो से। नाभिक का द्रव्यमान, ध्यान दीजिए द्रव्यमान संख्या आपको ए दी गई है, तो ये हो जाएगा ए बटे नाभिक का आयतन, ये हो जाएगा यानी कि 4/3, यहाँ पर है पाई, इसके बाद R0 क्यूब और यहाँ पर है ए, इतना हुआ। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ए से ए कट जाएगा और ये 3 पलट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 बट्टे में ध्यान दीजिए आपको दिया गया है 4 पाई, इसके अलावा हो जाएगा R0 क्यूब, इतना आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए घनत्व जो है ये द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या कट गई है, तो घनत्व जो है द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये जो है सभी नाभिकों के लिए समान होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। यानी कि अगर आप नोट करना चाहें तो इसमें बता सकते हैं कि अतः नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान संख्या यानी कि ए पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अतः यह सभी नाभिकों के लिए समान होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल बताए गए हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरे के पूरे न्यूमेरिकल जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। धन्यवाद।